आज हम देखेंगे टाइफाइड फीवर। फीवर में एक प्रकार है ये टाइफाइड फीवर। टाइफाइड टाइफाइड फीवर, इसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार। मियादी का मतलब समझ रहे हैं? एक मियाद तक रहने को, मतलब एक टाइम तक रहने को होता है ना एक भाषा में, इसका मियाद इतना है, ठीक, टाइम, इसलिए इसका नाम पड़ गया मियादी बुखार, टाइफाइड फीवर। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को मिल रहा है, जिसको हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। जिसके बुखार में भी चेक कराओ तो मिलता है कि टाइफाइड इसको हुआ है समझ में। तो आजकल ये बुखार में सबसे तेज संक्रामक रूप में फैला हुआ है ये टाइफाइड, जिसका हम आज जानेंगे इसके ट्रीटमेंट को कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस तरीके से हम कर सकते हैं, और इस टाइफाइड का इलाज हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कितना आसान है और ठीक हो सकता है। लगभग मेरे पास बहुत ऐसे रोगी हैं जो 3-3 साल 4-4 साल से टाइफाइड का इलाज जो है वो करा रहे थे और ठीक नहीं हो पा रहे थे 1-1 साल से, और उनके टाइफाइड ठीक हुए। तो जैसा कि हम लोगों ने डेवलप किया है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, हाउ टू सेलेक्ट द रेमेडी इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उसी आधार पे हम इस बीमारी को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 3 चीजें हैं हमारी टाइफाइड में। पहला ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन हो गया। दूसरा ऑर्गेनिक रेमेडी, दूसरा प्रिंसिपल रेमेडी, तीसरा हो गया आपका सिम्टोमेटिक रेमेडी। सिम्टोमेटिक रेमेडी, ठीक है। तो ये औषधि का चयन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसी आधार पे करते हैं। किसी भी बीमारी का जब हम इलाज करना शुरू करते हैं तो इसी आधार पे हम इसको, चूंकि ये सब्जेक्ट तो काफी लंबे हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में विद द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हम इसको समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो पहला, जब रोगी हमारे पास आता है, इस बीमारी का रोगी जब हमारे पास आता है तो इसके क्या क्या लक्षण, रोगी हमारे पास आता है तो लक्षण लेके आता है हमारे पास, ठीक है। किसी भी रोग को, किसी भी बीमारी को हम देखेंगे तो रोगी हमारे पास क्या लेकर के आता है? सिम्टम, लक्षण लेके आता है। तो हम उसके ऑर्गन और कॉजेस का पता लगाते हैं लक्षणों के आधार पे, ठीक। तो लक्षण जो होते हैं वो हम देखते हैं, एक तो उसकी भी प्रक्रिया है देखने की, हमको लक्षणों की समझने की कि किस तरह से रोगी का परकशन, पल्पिटेशन, अस्कल्टेशन, ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक। तो इसमें टाइफाइड फीवर में जो रोगी है हमारे पास जो लक्षण लेकर आता है, इसको इंट्रिक फीवर भी कहते हैं, और अधिक
समय तक रहने के कारण इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। तो ये 4-5 सप्ताह तक रहने वाला एक विशेष प्रकार का ज्वर है, जो 4-5 सप्ताह तक शरीर में रहता है। 4-5 सप्ताह तक रोगी को ये फीवर जो है रहता है, टाइफाइड फीवर। और इसमें जो है स्टेप लीडर टेम्परेचर होता है। सुबह शाम जो है टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री बढ़ता है, घटता है। यानी कि शुरुआत में धीरे धीरे बुखार चढ़ता है और जितना सुबह होता है उससे 2 डिग्री शाम को बढ़ जाता है, जिसको हम स्टेप लीडर टेम्परेचर कहते हैं। कि जितना सुबह रहेगा 2 डिग्री शाम को क्या होगा, बढ़ जाता है। ये बुखार क्रमशः स्टेप लीडर राइज बढ़ता है। और इसी तरह बुखार धीरे धीरे बढ़कर 160 डिग्री भी तक भी जा सकता है। और इस बुखार की अवधि 4 हफ्तों तक रह सकती है, 4 सप्ताह तक। और इसके पैथोजेंस के टॉक्सीमिया के कारण कभी कभी हमको इसके शरीर पे छोटे छोटे रंग के दाने भी दिखते हैं। आ रहा है समझ में? इस हाथ पे इसको मोती छापरा भी कहते हैं। मोती की तरह चमकीले जो है स्किन पे निकलते हुए दिखते हैं, इसकी टॉक्सीमिया की वजह से। आ रहा है समझ में? तो इस कारण से ये हमें देखने में मिलता है। और मार्च अप्रैल महीने में जब मौसम में जब चेंज होता है तो ज्यादातर ये बुखार हमें देखने में मिलता है। फीवर जो है ये ज्यादातर देखने में मिलता है। तो पहला हो गया क्या सिम्टम्स की टेम्परेचर। क्या सिम्टम हुआ? पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर ठीक, ये किस तरह से रहता है कि शाम को 2 डिग्री इंक्रीज हो जाता है सुबह से, स्टेबलाइजर टेम्परेचर। और ये दूसरा इसका जो लक्षण है वो क्या है? हेडेक, शरीर में सर में दर्द। क्या है? सर में दर्द, हेडेक। पूरे होल बॉडी में भी पेन रह सकता है। कई मरीजों को हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि पूरे शरीर में भी दर्द इसके रहता है। आए समझ में? प्रातः में कम लेकिन शाम में बढ़ जाता है फीवर। रोगी आएंगे आपके पास तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई रोगी इस तरह आके कह रहा है कि सुबह ठीक है, दिन भर ठीक है, समोत बुखारवा चढ़ जा रहा है, तो इसका ये मतलब समझिए कि वो टाइफाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये टाइफाइड की तरफ जा रहा है। यानी कि शुरू में कम रहेगा फीवर, धीरे धीरे इंक्रीज होगा 101, 102, 103, 104 तक धीरे धीरे ये पहुंचेगा फीवर। यानी कि शुरुआती दौर में टेम्परेचर जो है कम रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। सर में भारीपन, पूरा सर उसका भारी रहेगा। इसके साथ भी लक्षण होते हैं फीवर के, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। हर बीमारी के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होते हैं, उसी तरह फीवर के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि भूख नहीं लगना, पानी अच्छा नहीं लगना, अरे सब शरीर में दर्द होना, बेचैनी जैसा महसूस होना, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ द फीवर। ये बुखार के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। ये किसी भी तरह के बुखार में
शरीर में किसी भी तरह का बुखार आए तो दैट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, कि उसको भूख नहीं लगती है, पानी अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी सी रहती है, घबराहट सी लगती है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये भी सिम्टम्स जो हैं हमें देखने में मिल सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का नहीं लगना, पेट, इसमें कभी कभी दस्त, कभी कभी कब्ज जो है मिल सकते हैं। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ऐसा हमें देखने में मिलता है कभी कभी रोगी में। और अधिक ज्वर में प्रलाप, डिलीरियम होने लगता है। अधिक ज्वर में क्या होता है? प्रलाप, डिलीरियम, डिलीरियम समझ रहे हो? प्रलाप, अकबक बोलना, फीवर ज्यादा चढ़ जाएगा तो डिलीरियम होने लगता है इसको, और मांसपेशियों में फकड़न होने लगती है, ओठ और मुंहों पे पपड़ी जम जाती है, जीभ लाल हो जाती है, एल्बुमिन वगैरह आने लगता है। यानी कि ये गंभीर अवस्था में आपको देखने को मिलेगा जब फीवर बहुत हाई ग्रेड रहेगा। तो ये सब चीजें हमें देखने में मिल सकती हैं। तो ये इतने सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने में नजर आएंगे टाइफाइड रोगी को। आए समझ में? तो ये टाइफाइड का इतना सिम्टम्स आपको देखने में मिलेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार ये सिम्टम्स आपको देखने में मिल रहे हैं कि पहला टेम्परेचर, हेडेक, होल बॉडी पेन, ठीक, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड द डायरिया, द फीवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो आते हैं फीवर के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, उसमें क्या कि भूख का न लगना, पानी का प्यास का न लगना, पानी का अच्छा न लगना, या डिलीरियम होना, अधिक टेम्परेचर में डिलीरियम जैसी, प्रलाप जैसी स्थिति आना, या बेचैनी जैसी, घबराहट जैसी स्थिति पैदा हो जाना, अच्छा नहीं लगना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं फीवर के। आगे समझते हैं। तो ये आपको मिलेगा देखने में, और स्टेप इसकी पहचान यही है इसकी कि हमें पहचान करनी है। तो पहला कि प्रातः जो फीवर है उससे 2 डिग्री ज्यादा शाम को फीवर इसको रहेगा, ये इसका रेड लाइन सिम्टम है, रेड लाइन लक्षण है, जिससे कि हम इसको पकड़ते हैं कि दैट आर द टाइफाइड। आगे समझ में। अब ये तो सिम्टम हो गए। अब सिम्टम के आधार पे हम क्या चीज का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि कारण, ठीक, कॉजेस, ठीक है, कारण, कारण क्या है ऐसा। तो कारण क्या है, कारणों को जानने के लिए हम कारण जानेंगे और अंग, कि किस कारण से ये रोग हुआ है, और अंग। तो इस समय जो है इसका विडाल टेस्ट आता है, जिसको हम ब्लड से कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। तो इसका कारण क्या है, साल्मोनेला टाइफी। उसमें 4 प्रकार के हैं, 3-4 प्रकार के साल्मोनेला हैं। तो इसमें हम साल्मोनेला का टेस्ट करवाते हैं और उस कारण को पता कराते हैं। तो कारण क्या मिलता है, साल्मोनेला, साल्मोनेला मिलता है, ठीक है, OH है। और 4 प्रकार के हैं ये साल्मोनेला के। तो मेन कारण इसका क्या है कि साल्मोनेला टाइफी नामक जो कीटाणु है, जीवाणु है, उसके कारण टाइफाइड ज्वर
होता है, ये संक्रमण से होने वाला रोग है। ये संक्रमण कैसे आता है? ये दूध से आता है, अंडे से आता है, सब्जियों से आता है, यानी कि बासी अंडा खाना, बासी दूध, या उसमें ये फैलता है और उस फैलने के कारण जो है ऐसा होता है, वहां इसकी होस्टिंग है और उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा मनुष्य के शरीर में ये आता है बाय द फूड, बाय द वाटर, भोजन और पानी के माध्यम से ये क्या होता है, एक से दूसरे में संक्रमित होकर के आता है। अब आगे आएंगे आर्गन, ठीक है। ये हो गया सिम्टम, ये हो गया काज। काज क्या है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला की वजह से हो रहा है। तो दवा जो औषधि का चयन है, हम इसी आधार पे, हमारा जो शुरू से ही टारगेट है कि लोगों को इस तरीके को सिखाया जाए जिससे कि वो प्रैक्टिस करना उनके लिए आसान हो जाए और आसानी तरीके से दवाओं का चयन कर सके, जिससे कि उन्हें ज्यादा डायरी और किताब देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो आसानी से सीख ले। तो इसमें अब आर्गन क्या आता है, इसमें आर्गन जो आते हैं, इसका जो होस्टिंग जो जगह है वो क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। साल्मोनेला को जो रहने का जगह है कहाँ है, इंटेस्टाइन में। समझ गए बात? इसका अगर हम सीबीसी कराते हैं तो इसमें टीएलसी बढ़ी हुई मिल सकती है, ठीक है, और विडॉल पॉजिटिव होगा। लंबे समय तक होने से इसके हीमोग्लोबिन भी कम हो सकते हैं बॉडी में, और इसका ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ मिलेगा अगर हम टेस्ट कराएंगे तो। दूसरा, इसमें खून की कमी भी हो सकती है, और विडॉल तो पॉजिटिव होगा ही। और इसके जो आर्गन है वो क्या है, इंटेस्टाइन है, आंत में इसका जगह पाया जाता है। अब इसका हम औषधि चयन, टाइफाइड का रोगी हमारे पास आ गया तो हम औषधि का चयन कैसे करेंगे, आए समझ? और किसी भी अंग में ध्यान देने की जरूरत है कि इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो ब्लड भी इन्वॉल्व है, ठीक। उसके पैथोजेंस कहाँ है, हमारे ब्लड में ही है ना। तो इसकी जब हम दवा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करेंगे तो कैसे कैसे दवा लिखना होता है कि ऑर्गेनिक रेमेडी, प्रिंसिपल रेमेडी। प्रिंसिपल रेमेडी का मतलब होता है कि कारण का इलाज करना, या तो वो कारण इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। जो मैंने बताया है आंतरिक है और बाहरी है, मैंने डिटेल में इस चीज को बताया है कि आंतरिक है और बाहरी दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। अंग में क्या होते हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, यानी कि कोई भी अंग प्रभावित है उसमें क्रिया में परिवर्तन है या रचना में भी परिवर्तन है। समझ में? सिम्टम आ गए तो क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की औषधियों का हम चयन उसमें करते हैं। एक तो उस व्याधि में इंटरनल औषधि या एक्सटर्नल। तो हम जब टाइफाइड रोगी का अब ये तीन चीजें आ गई सामने, पहला आर्गन, दूसरा प्रिंसिपल रेमेडी, ऑर्गेनिक प्रिंसिपल और सिम्टोमेटिक। तो हम औषधि लिखेंगे तो
तो हमें औसत लिखने में कैसे लिखना है, तो इसका क्या इन्वॉल्व है, इंटेस्टाइन, तो दैट रेमेडी विल बी C10, ठीक है। इंटेस्टाइन की रेमेडी क्या है, C10, फिर हम ब्लड, ठीक है, C10A3, और फिर क्या है सिम्टम है और प्लस कारण है, तो कारण क्या है, साल्मोनेला है, तो उसके लिए हमारी दवाई क्या है, भारवन, है ना। उसके बाद क्या आ गया, सिम्टम क्या है, फीवर है, फीवर की क्या रेमेडी है, यस्टेन है और F1 है, समझ में। और इसके साथ हम अगर y जोड़ देते हैं तो और अच्छा वर्क होता है, y के साथ y भी जो है किसी प्रकार के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, इंटेस्टाइनल वर्क में बहुत अच्छी काम करती है, तो भरवन के साथ y जोड़ सकते हैं। तो इसका ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, C10A3 और A3 के साथ F1 यहाँ लगा सकते हैं, और यस्टेन भरवन y साथ में लगा सकते हैं। अगर 2 ड्रॉप बना के देनी है आपको तो C10A3F1 यस्टेन भरवन y, ठीक है। उसके बाद अगर उसको टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में आते हैं। ये तो हो गया काजेज और ऑर्गेनिक रेमेडी, 2 रेमेडी हो गई, कारण की और ऑर्गेनिक रेमेडी। इसको किस डाइल्यूशन में देंगे, तो डाइल्यूशन इसका क्या होगा, D6 या D5 ये दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और सिम्प्टोमेटिक में आते हैं, मान लीजिए कि उसको सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सर में दर्द हो रहा है तो WE, ठीक है, WE का एप्लीकेशन D4। फीवर बहुत, टेम्परेचर ज्यादा है, Y और F2, Y प्लस F2, एप्लीकेशन हम 4 है। या पोछा भी लगवाते हैं इसको, ठंडा पोछा। तो ये इन औषधियों को हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि हम WE एप्लीकेशन के लिए, YF2 एप्लीकेशन के लिए, और अगर इसको कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो तो यस लास्ट रात में सोते समय, कॉन्स्टिपेशन है तो, और अगर सर दर्द है तो F2 और WE, F2 मिला सकते हैं WE में। फीवर ज्यादा है तो Y और प्लस F2, आए समझ, फीवर ज्यादा हो तो गद्दी लगाते हैं उस पे। बाकी जो है इन्हीं औषधियों को उपयोग करके
हम उसके टाइफाइड को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको दिखती है कि इसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो हमें यस1 और यस10 खाने से पहले और खाने के बाद हम प्रयोग कर सकते हैं। भूख नहीं लग रहा है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हमें यस1 खाने से पहले, यस10 खाने के बाद, यस लास्ट रात में सोते समय। ये जो सिम्टोमेटिक मैंने बताया, सिम्टम में जो ये सिम्टम आपके आ रहे थे, जिसमें कि आपका फीवर था और क्या था, भूख का न लगना था, पानी अच्छा नहीं लगना था, जिससे कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है इस रोग में, तो आप इसको यस1 और यस10 ठीक और यस लास्ट रात में सोते समय दे सकते हैं। इसके साथ हमारी औसत जो है, इसके साथ हमारी औषधियां जो हैं, इम्यूनोवेल आती है, पाइरोवेल और लिवोवेल हमारी औषधियां आती हैं, साथ में प्रयोग की जा सकती हैं। इसको अच्छे से और ठीक किया जा सकता है, इसको इन औषधियों को साथ में उपयोग कर सकते हैं। अब ये चलाने के ऊपर निर्भर है। जैसे रोगी मान लीजिए फीवर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज हाई हो, तो दवा की जो मात्रा है वो क्या करनी है, 10-10 मिनट पे, 15-15 मिनट पे पिलानी है इसको। समझ गए बात को? यानी कि रोगी जितना गंभीर हो उतना इसको चलाना है तेजी से, और जो आराम होता जाए मात्रा उसकी कम कर देनी। कभी मरीज को पल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी जैसी स्थिति आ रही है, तो A3 की सूखी गोलियां आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लो पेशेंट को बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, तो A3 की सूखी गोलियां हम उसको खिला सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया क्या, टाइफाइड की। टाइफाइड फीवर जो है किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, और टाइफाइड में इन रोगियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा इतनी आसानी से हम इसको इलाज को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।